टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियोज में। आइए सबसे पहले बाजार पर जरा बारीकी से नजर डालते हैं। देखते हैं हमारे दो इंडिसेस आज फ्राइडे के दिन आपको किस हिसाब से बंद होते हुए दिखे। आपके सामने सबसे पहले निफ्टी आएगा। यहां पर आपने 52 अंक की तेजी देखी। 9,251 के आसपास ये इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखेगा। आज बहुत ही अच्छा दिन था। शुरुआती तेजी देखी आपने बाजार में, और हालांकि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको दिखती रही दिन भर। एक गैप अप ओपनिंग के बाद आज आपको निफ्टी 9,377 के हाई से हल्का सा नीचे आता हुआ दिखा और 52 अंकों की तेजी के साथ आपको बंद होता हुआ दिखा। अगर आप वीकली चेंज देखें निफ्टी पर, तो इस हफ्ते 5 दिन में 5.6% की गिरावट इस इंडेक्स में आपने आती हुई देखी है। बैंक निफ्टी पर रुख रखते हैं। आपके सामने 138 अंक नीचे बैंक निफ्टी आपको बंद होता हुआ दिखेगा 19,352 के आसपास। यहां पर आपने लगभग 0.7% का कट देखा। यहां पर जरा आज नुकसान ज्यादा था। कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जहां पर आपने जबरदस्त बिकवाली देखी, खासकर आरबीएल बैंक नतीजों के बाद उसने मायूसी दी बाजार में, और वहां पर 10% की जो गिरावट थी वो बैंक निफ्टी में आपको तब्दील होती हुई दिखी। लगभग 0.7% ये नीचे आपको बंद होता हुआ दिखा। चलिए इंटरनल्स की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहले आप देखिए ट्रेडिंग रेंज पर। निफ्टी आज बहुत ही कम दायरे में आपको ट्रेड करता हुआ दिखा। लगभग 145 पॉइंट का दायरा आपने देखा। दिन का उच्चतम लेवल था 9,377 और दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास आप ये इंडेक्स को बंद होते हुए देखे। बैंक निफ्टी पर 650 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज थी और सेंसेक्स पर आपने 490 पॉइंट का दायरा देखा हाई और लो के बीच में। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालते हैं। वैसे तो आपने बाजार को हरे निशान में बंद होते हुए देखा, लेकिन निफ्टी के 50 शेयर्स में से सिर्फ 22 ही ऐसे थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए देखे। कांटे की टक्कर आपने सेंसेक्स पर देखी। 30 में से 15 शेयर हरे निशान पे और 15 लाल पर बंद हुए। निफ्टी बैंक पर अगर आप नजर दें तो सिर्फ 2 ही ऐसे स्टॉक्स थे बैंक्स में जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए देखे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बिकवाली का दौर ज्यादा था, तो 10 वहां पर आप नुकसान में बंद होते हुए देख रहे हैं। दिग्गजों की जगह निफ्टी एफएनओ, वहां पर आपको बेयर्स का वर्चस्व ज्यादा दिखा। 78 ऐसे फ्यूचर थे जो आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। हरे निशान में बंद हुए मात्र 65 फ्यूचर्स। ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखिए, वहां पर आपने बेयर्स का कंट्रोल ज्यादा देखा। एनएससी पर 1000 शेयर आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। सिर्फ 770 ऐसे जहां पर आपने हरा निशान देखा। बीएससी में यह आंकड़ा लगभग 1300 ऐसा है जहां पर आपने शेयर्स को बिछड़ते हुए देखा, और सिर्फ 1030 शेयर ऐसे थे जो आगे की तरफ अग्रसर हुए। चलिए ये थे कुछ ब्रॉड आपको पैरामीटर्स। अब आपको अपने पैनल से मिलाते हैं। हमारे साथ रुचित जैन साहब जुड़ेंगे। बहुत शानदार तरीके से वो आपको चार्ट्स पढ़ते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग पर आपको राय देंगे आईसीआईसीआई के नतीजों पर प्रदीप जी। सुमित जी और यतिन जी चर्चा करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। बहुत शानदार वहां पर डील्स हुई हैं। और साथ ही साथ आपको दीपाली जुड़ती हुई दिखेंगी। वो चर्चा करेंगी शानदार रैली जो आपने डॉक्टर रेड्डीज में देखी और कुछ फार्मा स्टॉक्स में जहां पर भी आपने बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ देखा। तो सबसे पहले रुचित जैन साहब से जुड़ते हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को पढ़ रहे हैं अगले हफ्ते। इस हफ्ते 2 शानदार ट्रांजैक्शंस हुए, तो ओवरऑल तो निफ्टी आपको ठीक ठाक बंद होता हुआ दिख रहा है फ्राइडे को, लेकिन नेट नुकसान 5.5% है निफ्टी पर और 8.5% है बैंक निफ्टी पर। अब अगला हफ्ता आपको कैसा लगता है? नमस्ते सर जी। सर जी, अगर इस हफ्ते के देखें तो ऑल्सो हमें नेट नुकसान 5-5.5% का इंडेक्स से दिख रहा है, लेकिन अगर आप फ्रेंकली देखें तो जो मंडे को गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद अगर रेंज देखें तो काफी नैरो रेंज में हमने एक्चुअली इस वीक में ओपनिंग के बाद इस वीक में हमने ट्रेडिंग होते हुए देखी है। 9100 9000 का जो रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, लेकिन ऊपर 9450 एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। तो फिलहाल तो लग रहा है कि हमने मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में स्लिप हो चुका है। 9000 से लेकर 9450 इसी दायरे में आने वाले हफ्ते में भी ट्रेडिंग हो सकती है। तो जो नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव होगा वो डिपेंड होगा कौन सी साइड पहले डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है। अगर 9450 के ऊपर ब्रेकआउट रहता है तो आई थिंक एक फिर से एक मोमेंटम हम मार्केट में आने वाले सप्ताह में देखने मिल सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे इंडेक्स के लिए सलाह रहेगी कि क्योंकि हम कंसोलिडेशन फेज में है तो एक ब्रेकआउट की राह देखें। या तो 9000 टूटने दे तो शॉर्ट पोजीशन बनाए, या तो 9450 टूटे तो लॉन्ग पोजीशन बनाए। जी चलिए, आपका एक कंडीशनल कॉल है, क्योंकि एक बहुत ही नैरो दायरे में घूम रहा है।
निफ्टी, तो आप राय दे रहे हैं कि भाई अगर ब्रेकआउट होता है तो आप लॉन्ग साइड पर जाइए 9450 के ऊपर, और ब्रेकडाउन होता है तो इंतज़ार कीजिए लगभग 9000 का और वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाए। चलिए, मेरे ख्याल से सबसे पहले जो आज हमारे बाज़ार की सबसे बड़ी खबर थी उस पर ध्यान देते हैं। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 3 हफ्तों में 3 लगातार ट्रांजैक्शंस आपने आते हुए देखे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर, और आज विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने एक माइनॉरिटी स्टेक रिलायंस जियो में ख़रीदा। यतिन जी के पास सारी डील्स हैं और उस पर चर्चा करते हैं कि किस हिसाब से सेंटिमेंट और बाज़ार में फेरबदल आता हुआ दिख रहा है रिलायंस के स्टॉक पर, जो आपके सामने आज लगभग 1566 रुपये के आसपास बंद हुआ। बताइए यतिन जी, आपने क्या पता किया बाजार में दिन भर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में इस डील के बाद? गुड इवनिंग शैलेंद्र जी। और जैसे कि हमने आज इंट्राडे में देखा कि रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ के पार चला गया और काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ इन्वेस्टर इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। अगर आप जियो प्लेटफॉर्म्स की स्पेसिफिकली बात करें तो पिछले एक महीने में हमने देखा है कि करीब करीब 13.4% की हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेची है जियो प्लेटफॉर्म्स में मार्की इन्वेस्टर्स को, और कुल मिला के 60,600 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। फेसबुक और सिल्वर लेक की अनाउंसमेंट्स तो आई गई थी। आज सुबह हमने देखा कि विश्व का जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी फंड है, जो यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी फंड है, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, उन्होंने रिलायंस जियो यानी कि जियो प्लेटफॉर्म्स में करीब 2.3% इक्विटी का प्लेसमेंट किया, और कुल मिला के करीब 11,366 करोड़ की ये डील थी जो कंप्लीट होने जा रही है। तो ओवरऑल बेसिस पे जियो प्लेटफॉर्म्स, जो कि टेक प्लेटफॉर्म्स की तरह माना जा रहा है बजाय कि एक टेलीकॉम कंपनी के, तो आगे जाते हुए काफी सारा ग्रोथ यहाँ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और खास बात यह है कि अगर सिल्वर लेक पार्टनर्स हो या विस्टा इक्विटी पार्टनर्स हो, ये दोनों ही जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, इनकी स्पेशलिटी है कि सिलिकॉन वैली में ये बढ़िया से बढ़िया टेक कंपनीज में निवेश करते हैं और मल्टीबैगर्स रिटर्न कमाते हैं। तो जिस हिसाब से ये 12% के प्रीमियम पे हुई है फेसबुक के ट्रांजैक्शन पे, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी है। एंटरप्राइज वैल्यू जियो प्लेटफॉर्म्स को दी जा रही है करीब करीब 5 लाख करोड़ के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि आज रिलायंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 50% मोटा माटी जो वैल्यूएशन है वो रिलायंस जियो से आ रहा है, जियो प्लेटफॉर्म से आ रहा है। तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी तगड़ा है। और इसके अलावा रिलायंस रिटेल जो व्हाट्सएप के साथ टाइप करने वाला है छोटे एमएसएमईज को सर्विसेज देने के लिए, वहां से भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। तो ओवरऑल अगर आप कंज्यूमर बिजनेस देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो वो सारे सिलेंडर्स फायर कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ये तो कहानी हुई आज के डील पर। तो यतिन जी आप ऐसा कीजिए, जरा थोड़ी देर रुकिए, आपसे ब्रोकरेज पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सुमित जी को जोड़ते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा आज बाजार ने देखा, दोबारा रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ के पार जाती हुई दिखी इंट्राडे। और कौन कौन से ऐसे स्तंभ हैं जो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक ने पार किए, ये आपको सुमित जी बताएंगे, जो बहुत गहराई से डेटा को देखते हैं। सुमित जी स्वागत है आपका, बताइए क्या है आपके पास। देखिए, सबसे पहला और सबसे खूबसूरत आंकड़ा तो यही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार हो गई। ये देश की पहली कंपनी है जिसने दूसरी बार अपनी मार्केट कैप को 10 लाख करोड़ के पार किया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, करीब करीब 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसने गेन की है 23 मार्च से लेकर अब तक, जबकि मार्केट के बाकी स्टॉक्स जो हैं या फिर जो इंडेक्सेस हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। करीब करीब 2,20,000 करोड़ की मार्केट कैप महज 22 अप्रैल से लेकर अब तक ये कंपनी गेन कर चुकी है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग गेन फेसबुक की डील के बाद से ही गेन होते हुए दिखाई पड़ रही है। प्रीमियम बढ़ता चला जा रहा है। राइट्स इशू का एक समय में करीब 12-15% का प्रीमियम था, वो बढ़ के 25-27% के आसपास पहुंच चुका है। राइट इशू के जो भाव है वहां से लेकर अब तक 78% ये शेयर मार्च के लो से चला है। 22% तब से लेकर अब तक सिर्फ निफ्टी चल चुका है, और 78% रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर वहां से लेकर आज तक चल चुका है। यानी कि 880 रुपए का जो लो था वहां से ये शेयर अब 1570, 1575 या 1580 के आसपास के दाम पर पहुंच चुका है। निफ्टी ने 22% गेन किया, इन्होंने 78%। कंट्रीब्यूशन वाइज 1700 अंकों का गेन निफ्टी ने किया है मार्च के लो से लेकर अब तक, और रिलायंस ने 525 अंकों का गेन किया। यानी करीब करीब 30 से 35% का जो कंट्रीब्यूशन है इस पूरी तेजी में वो रिलायंस की तरफ से सिंगल हैंडेडली आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा ग्रुप वाइज भी
अब ये देश का सबसे बड़ा ग्रुप है जिसकी मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट ग्रुप आता है वो HDFC ग्रुप आता है करीब करीब 9.72 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ, और थर्ड बेस्ट ग्रुप जो इंडिया का है वो है टाटा ग्रुप 9.52 लाख करोड़ के साथ। तो सभी आंकड़े आज रिलायंस के लिए और दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से देश का सबसे बड़ा ग्रुप आज कामकाज कर रहा है और किस तरह से इसने एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन किया निफ्टी को इस लेवल तक लाने के लिए जहां वो भी कामकाज कर रहा है। सुमित जी, हमेशा की तरह आपका मुकाबला नहीं है, किस हिसाब से आप डेटा निकाल के लाते हैं, और यही बातें हैं जो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से लुभाती हैं। जैन साहब आपके पास वापस आते हैं। आप भी मानेंगे कि जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है इसने स्टॉक के सेंटिमेंट को बहुत अच्छी तरीके से बदला है। रिलायंस आज गैप अप खुला और आपके सामने लगभग बंद हुआ है 1560 के आसपास। अब आप बताइए वीकली चार्ट्स पर और मंथली चार्ट्स पर आपको क्या लग रहा है रिलायंस के बारे में? एक पोजिशनल कॉल आप दीजिए इस बाजार के बादशाह पर। ये सभी बहुत ही कम ऐसी कंपनी है कि जिससे विषय पिछले महीने पहले जो कॉल आया था उसके बाद हमने कोई स्टॉक में देखी है, और रिलायंस उसमें जो है जिसमें कंप्लीट विषय रिकवरी लोअर लेवल से देखने मिली है। सेकेंडली ये यूज हो रहा है, आप वो नॉर्मल वॉल्यूम्स देखिए तो वॉल्यूम्स भी प्राइस अपमूव के साथ में काफी अच्छे है, तो ये काफी अच्छे संकेत है। सबसे पहला टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक में 1610 के आसपास होगा जो उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, और एक बार ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस होता है तो रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट थ्योरी के हिसाब से टारगेट इसके 1700 के करीब बन जाए। तो मेरी सलाह रहेगी कि कोई भी एग्जिस्टिंग पोर्शन है तो प्रॉफिट बुक करने की ज्यादा घाई ना करे और 1700 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए इसको होल्ड करें। अच्छा, चलिए, ये राय आपको मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे एनालिस्ट ब्रोकरेजेस बहुत अच्छे आपको टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। 1850, 1900 और कई जगह तो 2000 की भी आपको राय मिलती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। दूसरा दिग्गज सबसे बढ़िया स्टॉक आज चला रुचित जी, वो था हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर आपने 5% की तेज़ी देखी, और जो ब्लॉक डील कल सबसे पहले आपने CNBC आवाज़ पर सुनी थी, उसके बाद सेंटिमेंट और बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने छलांग लगाकर अपने 200 DMA के बाद ऊपर क्लोजिंग दी है और अब 2090 के पास ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है जैन साहब हिंदुस्तान यूनिलीवर? स्टॉक ने अपने 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, लेकिन आज फिर से देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग के बाद फिर से वो एवरेज सपोर्ट को रिक्लेम किया है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, तो सडनली आई थिंक ये शॉर्ट टर्म फुल बैक मूव जो आज हमने देखा है वो कंटिन्यू रहेगा। ट्रेडिंग के नजरिए से देखें तो 2175 के टारगेट आ रहे हैं स्टॉक में। कोई भी माइनर अगर डिक्लाइन हम मंडे की ट्रेडिंग सेशन में फिर से अगर स्टॉक में देखते हैं 2040 2050 के आसपास, तो वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 2000 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 2175 के टारगेट के लिए। अच्छा, चलिए, हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। ICICI बैंक के नतीजे आपको वीकेंड पर आते हुए दिखेंगे। पांडे साहब, स्वागत है आपका। संक्षिप्त में अगर आप बता पाएं कि बाजार की क्या उम्मीदें हैं ICICI बैंक से, तो जैन साहब आपको राय देंगे कि चार्ट्स पर आपको ये दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक कैसा लगता है? जी शैल जी, देखिए यहाँ पे एक बेस इफेक्ट है, क्योंकि पिछले बार ये क्वार्टर बहुत खराब था। तो आप साल दर साल जब देखेंगे तो आपको मुनाफे में तकरीबन 250% का इजाफा दिखेगा लोअर बेस की वजह से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो हमारा अनुमान है कि 15-16% ये नीचे आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इसकी जो बड़ी वजह होगी वो ये कि NII हम साल दर साल 13% बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हल्के इजाफे की उम्मीद कर रहे हैं, और हमारे अनुमान काफी कंजर्वेटिव है अगर आप दूसरे अनुमान पर नजर डालेंगे उसके सामने। लेकिन वन टाइम प्रोविजन करना पड़ेगा इनको कोविड की वजह से, तो इसका इम्पैक्ट दिखेगा। क्योंकि देखिए बख्शी साहब के आने के बाद पिछले 2 साल में जो 54-55% रिटेल हुआ करता था, वो आज इसके मिक्स में ICICI का 63% जो लोन है वो रिटेल है, और यहाँ पे काफी लोगों ने मोरेटोरियम का फायदा उठाया होगा, तो वो आंकड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसकी वजह से आपको वन टाइम प्रोविजनिंग नजर आएगी, जिसकी वजह से आपको दबाव दिखेगा मुनाफे पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब आप देखेंगे। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि NPA के आंकड़े आपको थोड़े बेहतर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बख्शी साहब ने काफी टाइटन कर दिया है वो प्रोसेस। जी, चलिए, प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जैन साहब जुड़े हुए हैं। वैसे तो रुचित जी आज ICICI बैंक FNO में सबसे बड़ा गेनर था बैंकिंग स्पेस में।
आपने 2.5% की वृद्धि देखी, लेकिन अगर आप वीकली स्पेस में देखें तो लगभग 11% आपने आईसीआईसीआई बैंक में इस हफ्ते कट आते हुए देखा है। अब चार्ट्स पर नतीजों से पहले आपको कैसा लगता है, मंडे की रणनीति आपकी क्या होगी? मार्केट के साथ साथ ये स्टॉक में भी ये हफ्ता में ना सोमवार की गिरावट के बाद और एक साइडवेज मूवमेंट देखा है और इसमें 319 और 360 ये रेंज ये स्टॉक का बना चुका है। तो नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव जो है वो वेदर 319 पहले ब्रेक होता है या 360 ब्रेक होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरी सलाह रहेगी अगर कोई भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 319 के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप सडनली होल्ड कर सकते हैं और 360 जो हायर एंड ऑफ द रेंज है वो टारगेट रह सकते हैं। एक बार 360 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप मोमेंटम पिक से स्टॉक में आते देख सकते हैं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है आईसीआईसीआई बैंक पर। जैन साहब, आपके भी 2 पसंदीदा ट्रेड्स होंगे मंडे के लिए, कृपया वो भी शेयर कीजिए। तो मेरा पहला पिक रहेगा सन फार्मा में खरीदारी की सलाह। आज काफी अच्छा मोमेंटम उसके 20 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट से और ये स्टॉक में देखने मिला। वॉल्यूम्स भी सेकंड हाफ में अच्छे रहे। 450 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 495 के टारगेट के लिए। और एस्कॉर्ट्स मेरी दूसरी पिक है। कल की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। आज वो पुल बैक हुआ है जिसमें फिर से वो ब्रेकआउट रिटेस्ट किया है। 715 के स्टॉप लॉस से एस्कॉर्ट्स भी नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें लग रहा है कि एक पॉजिटिव मूव दे सकते हैं 780 के टारगेट के लिए। चलिए, आपने बहुत अच्छा एक स्टॉक पर ध्यान दिया, सन फार्मा। यहाँ पर MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग 12 मई को आपको ड्यू होती हुई दिख रही है। स्टॉक में बचे हुए सत्र में 1 घंटा पहले बाजार बंद होने से पहले बहुत ही अच्छी तेज़ी आई और जैन साहब की राय है कि सन फार्मा आपको ख़रीदना चाहिए मंडे के लिए। चलिए, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फार्मा स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। हमारे साथ दीपाली जी जुड़ेंगी जो बहुत शानदार रिसर्च आपके लिए लेके आई हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब्स पर, जहां आज बहुत अच्छी आपने तेज़ी देखी और ओवरऑल फार्मा सेक्टर पे जो कि 2 हफ्ते की या 1 हफ्ते की गिरावट के बाद अब वापस हरे निशान में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं मार्केट्स टुडे पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ रहा हूँ शैल भटनागर नोएडा स्टूडियो से। चर्चा हो रही है हम स्टॉक्स की, जहां पर आप शानदार तेजी या मंदी देख सकते हैं मंडे के सत्र पर। दीपाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज फार्मा सेक्टर में आज आपने शानदार तेजी देखी। इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ साथ इंडेक्स में भी लगभग 5 दिन की गिरावट के बाद वापस हरा निशान आता हुआ दिखा। काफ़ी सारे रिसर्च नोट्स भी थे और उन सबको सम्मिलित करके दीपाली जी आपको बताएंगे कि आज एक्चुअली हुआ क्या। दीपाली जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या है आपके पास। सबसे पहले तो डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो आज नए 52 वीक हाईज स्टॉक ने टच किए 4099 रुपए के 3.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। न्यूज फ्लो आज काफी पॉजिटिव था डॉक्टर रेड्डीज के लिए, क्योंकि जो इनके श्रीकाकुलम यूनिट है उसको यूएस एफडीए की ओर से EIR मिला है। ये कंपनी की दूसरी बड़ी API यूनिट है, इसीलिए इसको अप्रूवल मिलना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। अगर FY21 सेल्स का आप एस्टिमेट देखेंगे तो यूएस सेल्स जो है कंपनी की वो 38% कंट्रीब्यूट करती हैं और इस 38% सेल्स में भी जो श्रीकाकुलम यूनिट का कंट्रीब्यूशन है यूएस फॉर्मुलेशन सेल्स में वो लगभग 15% का है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनी के 99 ANDA पेंडिंग है, जिसमें से कि 15 जो ANDA हैं उनका अप्रूवल इसी यूनिट से मिलेगा। इनफैक्ट इससे पहले भी डॉक्टर रेड्डीज की तेलंगाना यूनिट को यूएसएफडीए की ओर से VAI मिला था। अगर हम पूरे फार्मा स्पेस की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज ही नहीं, बाकी तमाम स्टॉक्स में भी तेजी बनी है और इन सभी स्टॉक्स में इंटरेस्टिंग ये है कि भले ही 2 हफ्ते का ब्रेक इन स्टॉक्स में लगा हो, लेकिन मार्च में इन स्टॉक्स ने ज्यादातर अपने 52 वीक लोस टच किए थे और उन लेवल से एक शानदार रिकवरी ऑलरेडी हम फार्मा स्पेस में देख चुके हैं। ऑरोबिंदो, ग्लेनमार्क, सिप्ला, ल्यूपिन, ये स्टॉक्स लगभग 130-140% तक रिकवर हो चुके हैं अपने 52 वीक लो से। इसके पीछे कई कारण रहे। पहला तो ये कि इनकी वैल्यूएशंस मल्टी ईयर लो पर ट्रेड करती है। दूसरा ये कि कई ऐसी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल कोविड-19 में हो रहा है, जो कि इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही है। और यही कारण है कि डॉक्टर रेड्डीज ने कई कंपनियों को VIA जारी किया है। डॉक्टर रेड्डीज का भी हमने जिक्र किया, इसके अलावा ऑरोबिंदो फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा, साथ ही बायोकॉन की मलेशियन यूनिट को भी मिला है। तो ये तमाम कारण रहे हैं कि हमने एक अच्छी बाइंग फार्मा में देखी है। दीपाली जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि आज DRL में एक्चुअली क्या हुआ और मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप
हर फार्मा स्टॉक आपको जहां पर अच्छी क्वालिटी है बहुत शानदार तरीके से तेजी में आता हुआ दिखा। जैन साहब, आपने एक सन फार्मा पे तो लॉन्ग कॉल दी ही है, एक आध और पसंदीदा अपना स्टॉक बताइए जहां पर आप लॉन्ग कॉल सजेस्ट करते हो फार्मा स्पेस में, खासकर लुपिन। तो शैली देखें तो ओवरऑल सर्टेनली फार्मा स्पेस का ट्रेंड पॉजिटिव है। एक अच्छे कंसोलिडेशन में जो भी ओवरबॉट मोमेंटम रीडिंग थे वो अब कूल ऑफ हो चुके हैं। तो आई थिंक यहाँ पे अगले हफ्ते फिर से फार्मा स्पेस मोमेंटम में रहेगा। सन फार्मा जो एक ऑलरेडी कॉल किया, उसके अलावा डॉक्टर रेडी भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन फेज में इसके बाद अपटाइम का रिजम्पशन हो सकता है। 3800 के स्टॉप लॉस के साथ में डॉक्टर रेडी में भी खरीदारी की जा सकती है 4250 के टारगेट के लिए। इसके अलावा इवन लुपिन की बात करें तो लुपिन का भी चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। 20 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट बन चुके हैं। 800 के स्टॉप लॉस से लुपिन में खरीदारी की सलाह रहेगी 880 से 890 के टारगेट के लिए। चलिए, ये राय आपको ल्यूपिन पर मिल रही है। करीब 7-8 दिन की गिरावट के बाद लुपिन पर आपने मेरे ख्याल से 906 का अभी 52 हफ्ते का हाई देखा था और स्टॉक करेक्ट किया 813, और आज आपने पहले दिन पर ये मूवमेंट देखा है 21 रुपए का। यहाँ से आपको और तेजी आती हुई दिख सकती है। ये जैन साहब की राय है। जाते जाते यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको ब्रोकरेज रडार के बारे में बताएंगे, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स जो बाय या सेल लिस्ट पर है, एचएनआईज के, ब्रोकर्स के और इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट के। यतिन जी, दोबारा आपका स्वागत है। बताइए कौन से 3 स्टॉक्स पर आपकी निगाह है मंडे के लिए। देखिए शैल जी, बाई साइड पे जो है 2 रिकमेंडेशंस आ रही थी। सबसे पहला बायोकॉन, और हमने ये देखा है कि काफी सारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट यानी कि डीआईआई इंटरेस्ट था, और आज हमने ये भी देखा कि स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मोमेंटम के लिए डीलिंग रूम्स का बीटीएसटी स्ट्रेटेजी का रुझान था बायोकॉन पे। इसके अलावा ब्रिटानिया भी एक ऐसा स्टॉक था जहां हमने 20 दिन का मूविंग एवरेज और 100 दिन का मूविंग एवरेज आज ब्रेक होते हुए देखा। तो उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेक्निकल मोमेंटम स्टॉक में बना था, और डीलर्स का मानना यह है कि यहाँ हमको 5 से 8% की शॉर्ट टर्म अपसाइड देखने को मिल सकती है। और आखिर में एक्सिस बैंक पे डीलिंग रूम्स की ये राय थी कि स्टॉक में एफआई सेलिंग जारी है, तो स्टॉक में थोड़ा बहुत दबाव बना रहेगा। और आज इन जनरल हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से काफी सारी करेक्शन देखने को मिली सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे। तो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये वो स्टॉक्स थे जहां थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आज के सत्र में देखा गया। यतिन जी, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक से एक बढ़िया आप स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज़ लेके आते हैं। आपकी आज पसंद है लॉन्ग साइड पर ब्रिटानिया और बायोकॉन, और शॉर्ट साइड पर एक्सिस बैंक। चलिए, यहीं पर मार्केट्स टुडे को समेटते हैं। जैन साहब, आपका तहे दिल से धन्यवाद। एक से एक बेहतरीन आपने ट्रेडिंग आइडियाज़ और अपनी राय व्यक्त करी। सुमित जी, दीपाली जी और ख़ासकर प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ पर। एक से एक बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज़, स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज़ और इन्वेस्टमेंट टिप्स आपको मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर।